नमस्कार। सॉल्यूशंस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में हमने चर्चा की थी नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद में आणविक जटिलता की कुछ सरल स्थितियों की, जिसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन या विलायक संगुणन, सोल्वेशन की बात हमने की थी। वहां पे ऐसी स्थिति में के का मान थोड़ा सा बदल जाता है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे सोल्यूट्स के एक्सट्रैक्शन की, विलय के निष्कर्षण की। एक्सट्रैक्शन में एक्चुअली है क्या, वह प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट को उसके सॉल्यूशन में से एक ऐसे इमिसिबल सॉल्वेंट की सहायता से, जिसमें कि वह अधिक विलयशील होता है, हिलाकर पृथक किया जाता है। जैसे मेरा जो रिसर्च वर्क था फिनोथाइजिन बेंजोथाइजिन पे, तो उसमें हम थायोल का निर्माण करते थे, थायोल बनाते थे। और थायोल जो हुआ करता था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स रहता था काफी। उसको जब हाइड्रोलाइसिस करते थे, लंबा प्रोसेस था जो भी है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि 2 लीटर के बीकर में 1 से 2 ग्राम थायोल हम एक्सट्रैक्ट कर पाते थे। बाकी सारा का सारा उसमें क्या होता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अंदर ये मर्ज रहता था। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में चिपका हुआ है, उसमें से 2 लीटर में से मैं 1 या 2 ग्राम को कैसे निकालूं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व है, उसके अंदर ये थायोल डिजोल्व। अब मेरे को इसमें वो सोलवेंट डालना है जो सोलवेंट पानी में भी नहीं घुले, लेकिन उस पदार्थ को अपने आप में घोले। वहां पर हम इस्तेमाल करते थे पेट्रोलियम ईथर। तो हम क्या करते थे, उसमें से थोड़ा सा 10 ml 20 ml इस एक्सट्रैक्शन फ्लास्क में, जो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इसमें हम दिया करते थे। एक्सट्रैक्शन फ्लास्क में लेने के बाद में, क्योंकि वो काफी गाढ़ा होता था, तो थोड़ा सा पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते थे, और उसके बाद में उसमें ऊपर से हम पेट्रोलियम ईथर मिलाते थे। अब पेट्रोलियम ईथर पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो 2 सेपरेट लेयर होगी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में से एक ऐसे इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल सॉल्वेंट से क्या तात्पर्य है कि जो पदार्थ, जैसे मेरे जो थायोल था, थायोल पानी के अंदर घुला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले पानी के अंदर घुला हुआ है। अब इसमें मेरे को वो सॉल्वेंट डालना है जिस सॉल्वेंट में ये पहले वाले सॉल्वेंट यानी पानी की तुलना में, या पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसकी तुलना में ज्यादा घुलता हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो सॉल्वेंट में उसमें डालूं वो पहले वाले सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलता हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर पानी में नहीं घुलता है। दूसरी बात, जो पानी में घुला हुआ जो थायोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जो थायोल है, वो थायोल उसकी तुलना में पेट्रोलियम ईथर में ज्यादा घुलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको लेकर के उसको फिजिकली हम काफी देर तक उसको हिलाते थे। हिला करके, हिलाने के बाद में, क्योंकि थायोल हल्का होता है, माफी चाहूंगा, पेट्रोलियम ईथर पानी से हल्का है, तो वो ऊपर की तरफ रहता था। तो हम पहले उसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड है, नीचे से टेप खोल करके उसको बाहर निकाल देते थे, और जो थायोल, जो पीले रंग का हमारा पदार्थ होता था, जो पेट्रोलियम ईथर में आ गया, उसको अलग बीकर के अंदर हम डाल देते। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक हम करते थे जब तक हमारे पेट्रोलियम ईथर में पीला रंग आता रहे। पीला रंग आने का मतलब है थायोल गुल गुल करके पेट्रोलियम ईथर में आ रहा है। और उसके बाद में हम क्या करते थे, फिर उसको पेट्रोलियम ईथर को वो पड़ा रहता था, और इवोपरेबल है तो वो इवोपरेट हो जाता था, और थायोल उस बीकर के अंदर हमारे को मिलता था। तो ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, आपने एक शर्ट धोई, और शर्ट धोने के बाद में उसको रिंज करना है, साबुन लगा हुआ उसमें, और 20 लीटर की पानी की बाल्टी है आपके पास में। आप क्या करिए, आपने क्या किया, उस शर्ट को लेकर के 20 लीटर की पानी की बाल्टी के अंदर आपने डिप किया, डिप करके आपने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में आप देखेंगे उसमें फिर भी कुछ साबुन बचा रहेगा। अब आपको बचे हुए साबुन को निकालने के लिए फिर और ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। फिर आपने 20 लीटर में डाला, तब जाकर के वो मान लीजिए साफ हो पाया। कितना पानी बर्बाद कर दिया आपने, 40 लीटर। अब करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था कि जो 20 लीटर की बाल्टी है, उसमें से 5 लीटर एक दूसरे छोटी बाल्टी में हम लेते, उसमें हम शर्ट को डिप करते, साबुन उसमें निकल जाता। फिर बाद में फिर 5 लीटर लेते, फिर उसके अंदर डिप करते, और तीसरे 5 लीटर के अंदर जब आप डिप करके निकालते तो आपकी शर्ट का सारा साबुन निकल चुका होता, तब भी आपके पास में 5 लीटर पानी शेष बचता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन, जितनी ज्यादा टाइम आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, उतना ही सोल्यूट के बाहर निकलने के, या हम कहें एक्सट्रैक्शन होने के चांसेस
बढ़ते हैं, ये हम कहें अनएक्सपेक्टेड रहने के चांसेस कम होता है। तो ये एक्सट्रैक्शन क्या करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात वितरण अनुपात, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जैसा मैंने बताया कि जो थायोल था उसका उसमें हमने पेट्रोलियम ईथर डाला तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो किसके पक्ष में था, पेट्रोलियम ईथर के पक्ष में। वितरण अनुपात, सोलवेंट, जो भी हम सोलवेंट चूज कर रहे हैं, सोलवेंट का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वितरण अनुपात का मान चयनित सोलवेंट के पक्ष में अधिक हो। जैसे मेरे एग्जांपल में क्या था, थायोल का वितरण अनुपात किसके पक्ष में अधिक था, पेट्रोलियम ईथर। तो हमें वो सोलवेंट चूज करना है जिसके अंदर की वो उसका वितरण अनुपात का मान उसके पक्ष में ज्यादा हो, पहली बात। और दूसरी बात, नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस, निष्कर्षणों की संख्या, एक्सट्रैक्शन की संख्या जितनी अधिक होगी सोल्यूट का एक्सट्रैक्शन उतना ही अधिक होगा। जो मैंने आपको शर्ट वाला एग्जांपल दिया कि शर्ट को आप अलग अलग थोड़े थोड़े से वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम लेकर के जब आप उसके अंदर उसको खंगालेंगे तो आप उसकी साबुन को ज्यादा आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब उसको हम एक एग्जाम्पल दे करके समझने की कोशिश करते हैं। माना कि W ग्राम सोल्यूट है, कैपिटल W, और V उस सोल्यूशन में घुला हुआ है। W ग्राम सोल्यूट, V उस सोल्यूशन में घुला हुआ है। प्रथम निष्कर्षण बनता है अलग अलग 20 लीटर की बाल्टी को अलग अलग टुकड़ों के अंदर करेंगे। तो प्रथम निष्कर्षण 5 लीटर की बाल्टी अपन ने ली, 5 लीटर पानी लिया एक बाल्टी में, तो प्रथम निष्कर्षण में मान लो इस सॉल्यूशन को V1 ml अन्य सोलवेंट के साथ हिलाने पर, जो पेट्रोलियम ईथर अन्य सोलवेंट के साथ हिलाने पर साम्य स्थापित होता है। एक लिमिट के बाद में उसमें घुलेगा नहीं, तथा W1 ग्राम सोल्यूट अनिष्कर्षित रहता है। अनिष्कर्षित किसमें रह गया, मेरा थायोल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले सोल्यूशन में रह गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निष्कर्षित कितना हुआ, निष्कर्षित सोल्यूट कितना होगा, टोटल कितना था, W ग्राम किसमें घुला हुआ था, V वॉल्यूम के अंदर घुला हुआ था। ठीक है, तो सोल्यूट अनिष्कर्षित सोल्यूट कितना हो गया, अब कितना बता रह गया अनिष्कर्षित W1, तो W1 अपॉन V, यानी V में कितना रह गया है, W1 रह गया। तो निकल कितना गया है, टोटल कितना था W, उसमें से W1 वहीं रह गया है, तो इसका मतलब W माइनस W1 निकल गया। W माइनस W1 निकल गया, किस में निकला, जो हमने ऊपर से डाला था V1 उसमें निकला। तो इसमें निष्कर्षित सोल्यूट कितना हो गया, W माइनस W1 अपॉन V1। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है हमारा, A इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2। तो W1 अपॉन V ये C1 और W माइनस W1 अपॉन V1 था हमारा C2। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो V1 ऊपर चला जाएगा, तो V1 अपॉन W माइनस W1 इज इक्वल टू K। ये हुआ, ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। अब इसको सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको जब सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे W1 यानी अनिष्कर्षित मात्रा कितनी होती है, W अपॉन 1 माइनस KV अपॉन V1 प्लस KV। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलती है। अब द्वितीय निष्कर्षण की बात करें तो द्वितीय निष्कर्षण के बाद माना कि अनिष्कर्षित सोल्यूट की मात्रा W2 है। प्रथम निष्कर्षण के बाद हमने लिए W1, द्वितीय के बाद मान लीजिए W2 है, तो W2 है तो W2 और W1 में वही रिलेशन होगा जो कि W1 और W में था। W क्या था, शुरुआती मात्रा, W1 अनिष्कर्षित मात्रा। अब सेकंड निष्कर्षण के लिए W1 क्या हो गया, शुरुआती मात्रा, और W2 क्या हो गया, बची हुई अनिष्कर्षित मात्रा। तो सेम वही संबंध रहेगा जो W1 में था, यानी W2 इज इक्वल टू W1 इंटू ऊपर वाली इक्वेशन, W2 इज इक्वल टू W1 और KV अपॉन V1 प्लस K। ये आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में एक से मान रखने पर W2 का मान ये मिलेगा आपको, और W2 इज इक्वल टू हो गया W इंटू ब्रैकेट का होल स्क्वायर। यदि ये तो 2 निष्कर्षण किए इसलिए होल स्क्वायर हो गया। यदि n निष्कर्षण आप करते तो इस स्थिति में क्या आ जाता, होल स्क्वायर के बजाय होल n। ठीक है, तो जितना n का मान बढ़ेगा, बैंगनी कलर से हमने लिखा हुआ चूंकि KV अपॉन V1 प्लस KV का मान 1 से कम है, अतः n का मान जितना बढ़ेगा, n का मान बढ़ाने पर Wn का मान घटाया जा सकता है। Wn का मान घटाया जा सकता है का मतलब क्या हुआ, निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। Wn क्या है, अनिष्कर्षित मात्रा है, तो Wn का मान घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनिष्कर्षित की वैल्यू हम घटा सकते हैं, किससे, n का मान बढ़ा करके। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट का की जो वैल्यू है वो 1 से कम है।
यदि वो 1 से कम होती है तो कैसे करते, उदाहरण मैंने ब्रैकेट में दे रखा है कि 1/2 का स्क्वायर हो तो उसका मान कितना आता है 1/4। 1/2 का क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा 1/8। इसी प्रकार से आप जैसे जैसे ऊपर का उसकी घात बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, यानी अनिष्कर्षित की मात्रा कम होती जाएगी, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि निष्कर्षित की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक जो है वो हम लेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नमस्कार।